सोनकच्छ का ऐतिहासिक स्मरणीय अनेकों यादों से भरा हुआ चातुर्मास विविध कार्यक्रमों के साथ सानंद संपन्न हुआ। विदाई की वह घड़ी, वह बेला भी आ गई। सोनकच्छ वाले हर दिन का इंतजार करते थे, लेकिन विदाई के लिए हमेशा सोचते थे कि वह दिन कभी ना आए। लेकिन वह घड़ी आई। अश्रुपूरित सिसकते हुए, रोते हुए सभी लोगों ने भावपूर्ण विदाई दी। जल्दी किसी प्रकार की नहीं थी। हमें आराम से धर्म की प्रभावना करते करते आगे बढ़ना था। इसलिए सोनकच्छ से निकले, बाहर ही जाकर के एक छात्रावास जैसा था, छात्रावासी था, वहां पर ही रुक गए। वहां से निकले महतवाड़ा, जाबर, फिर गए, वहां पर रुके, पूरा समय दिया। ऐसा नहीं कि सुबह शाम, आराम से। और आराम से चले, इसी कारण से हर जगह पर स्थायी धर्म प्रभावना हुई। जाबर से बढ़कर के आष्टा पहुंचे। सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, शुरुआत ही नवंबर दिसंबर वही चल रहा है, अच्छी खासी सर्दी। लेकिन प्रतिदिन चौराहों पर, सड़कों पर ही प्रवचन। इस वजह से 17 जाति के लोग पागलों की तरह सुबह 8:30 बजे भीषण कड़कड़ाती सर्दी में भी साल दुसाल ओढ़ करके, मफलर बांध करके यूं आकर बैठते सब थे। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति, सब लोग दुबक करके बैठते थे, बंद करके बैठते थे, कस करके बैठते थे। लेकिन हम दोनों दिगंबर अवस्था में ऊपर मंच पर बैठ करके धर्म देशना देते थे। वह भी अन्य जाति के लोगों में बड़ी गहरी धर्म की प्रभावना की छाप छोड़ती थी। बाप रे, ऐसी सर्दी में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन धन्य है जैन मुनि जो ऐसी सर्दी में भी ऐसा जीवन जीते हैं। खूब प्रभावना। नीचे ही प्रवचन होते रहे, किले में गए, सब जगह जाकर के मेरी ख्याल से 8-15 दिन का प्रवास आष्टा में रहा। इस बीच वहां भी इन दिनों में भी शिविर लगाया। ऐसा नहीं गर्मी में शिविर लगाना है, ऐसे समय में भी शिविर लगाया और शिविर लगा करके लोगों को धर्म ज्ञान। यह सब करने के बाद आष्टा से बिहार हुआ, तो वही अमलाहा, कोठरी आदि होते हुए आगे बढ़े। अमलाहा जहां पर कुछ भी नहीं है, गिनती की 2-4 घर की समाज है, लेकिन वहां भी बाजार में पांडाल लगा, वहां प्रवचन हुए, लोगों ने वहां भी लाभ लिया। इन दोनों छोटे छोटे गांवों में भी धर्म की प्रभावना करते हुए हम आगे बढ़े और सीहोर पहुंचे। सीहोर तो जिला है, पहली बार सीहोर में इस प्रकार का माहौल है। वहां भी शुरुआती दिनों में ही सड़क पर ही प्रवचन प्रारंभ। रहने के लिए हमारा स्थान मंडी के एक टॉकीज के सामने, टॉकीज थी सामने, टॉकीज के सामने एक संत भवन सा था, जैन भवन, बहुत पुराना था, लेकिन उसमें प्रवास रहा। वहां से मंदिर आते जाते प्रवचन सत्संग सब चलता। जिला होने के नाते वहां जिला जेल भी थी। माना कि कैदी कम थे, लेकिन तरुण सागर ने कहा कि जेल है तो जेल में प्रवचन करेंगे।
शासन प्रशासन सब आने लगे थे, जुड़ गए थे। सक्सेना जी उस समय वहां के विधायक थे, रमेश सक्सेना, अच्छे खासे तरीके से महाराष्ट्र के पास आते थे, जाते थे। जेल में प्रवचन होना, हो जाएगा गुरुदेव, जेल में प्रवचन हुआ, टाकिज के सामने प्रवचन होना, जहां टाकिज वहां पर सामने पंडाल लगाकर वहां हो जाएगा, जो जहां जैसा बोलते थे सब हो जाएगा वहां पर प्रवचन। बहुत अच्छी प्रभावना, यहाँ की पूरी आवाज भोपाल पहुंच रही और भोपाल में माहौल तैयार हो रहा है। लगातार भोपाल की समाज के लोग आकर के श्रीफल समर्पित कर रहे कि गुरुदेव बस भोपाल चलो, भोपाल चलो। जबकि भोपाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, साधु संत आते थे तो भोपाल एंट्री करते थे, झिरनों के मंदिर के पीछे से ही सीधे निकल करके विदिशा की तरफ चले जाते। भोपाल एंट्री नहीं होती, क्योंकि चौक जाने में, क्योंकि झिरनों के मंदिर से चौक के बीच में पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, वहां से आप कहीं भी जाओ चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान। इसी कारण से साधु संतों का प्रवास वहां नहीं होता। लेकिन मुनि संघ व्यवस्था समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल ने संयुक्त रूप से हम लोगों को चौक ले गए और चौक में जाने के पश्चात वहां की धर्मशाला का बड़ा भारी हॉल, वहां पर प्रवचन प्रारंभ। लेकिन वो इतना बड़ा हॉल वह भी छोटा पड़ने लगा, इतनी पब्लिक। अब ऐसी स्थिति बनी कि क्या करें, बोले प्रवचन बाहर होंगे। तो जामा मस्जिद के बाजू में वहां पर स्टेज बना, एक तरफ महिलाएं बैठती और एक तरफ ट्रेंगल में जेंट्स बैठते, दूर सुदूर तक लोग ही लोग, पब्लिक ही पब्लिक। और ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जिस दिन मुख्य अतिथि के रूप में कोई मंत्री ना आए। कभी शिक्षा मंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी ये मंत्री, कभी वो मंत्री, लगातार डेली ऐसा होता। और इतना ही नहीं, वो तो आते थे, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मंत्रियों के फोन आते थे कि भैया हमें कब बुलाओगे, ये सबसे बड़ी बात थी। तो उनका कहता कि हाँ अभी कल तो वो आने वाले हैं, आपको अगले दिन बुलाते। मंत्रियों के आगे चल करके भाई उनको बुला लिया, हमारा क्या है, हमें भी बुलाओ, तो उनको बुलाया जाता। ऐसी स्थिति बनती, आगे बढ़ बढ़ करके सब लोगों के। कई बार तो ऐसा तक हुआ कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 मंत्रियों को बुलाना पड़ा और वो आकर के बैठते थे सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय उप मुख्यमंत्री थे प्यारे लाल, मेरे ख्याल से क्या नाम, प्यारचंद कोई नाम था, तो ऐसा कुछ था। तो वो इतना भोला भाला आदमी, आदिवासी था, दूर ही उठते जूते उतार के हाथ से जूते लेकर के चलने लगा। तो उसको लगा था कि जैन मुनि की सभा में दूर जूते उतारा, हाथ से जूते उठा लिया, ऐसा भी व्यक्ति है। तो ये सारी की सारी चीजें भोपाल में जन जागृति के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई। जैन तो जैन, हिंदुओं का वहां पर जमघट लगने लगा। ये तो सब छोड़ो, जामा मस्जिद के पास प्रवचन होने के कारण जामा मस्जिद के ऊपर और अंदर बैठ करके मुसलमानों ने प्रवचन सुनना प्रारंभ कर। थोड़ी हिम्मत होने लगी तो वो भी आकर के वहां पर इकट्ठे होने लगे कि आप अपन भी बाहर बैठ करके प्रवचन सुन सकते हैं। ऐसा माहौल बन गया। तरुण सागर जी महाराज ने भोपाल का यह आलीशान माहौल देख करके एक पद यात्रा की घोषणा की। अहिंसा सद्भाव समन्वय संस्कार पद यात्रा निकाली जाएगी। क्या? सद्भाव समन्वय संस्कार पद यात्रा। पूरे भोपाल के एक एक मंदिर में एक एक दिन का प्रवास। सुबह वहां जाएंगे, प्रवचन करेंगे, आहार करेंगे, शाम रहेंगे, आनंद यात्रा करेंगे, दूसरे दिन आगे बढ़ेंगे। एक बग्गी चलती थी, बग्गी में एक कलश चलता था, कलश लेकर के एक एक परिवार बोली लेता था, उसमें बैठता था, आगे बढ़ता था। ऐसा बड़ा आनंद से भरा पूरा। भोपाल के यहाँ चले तो हबीबगंज, नहीं पहले तो जहांगीराबाद से प्रारंभ हुआ था और उससे लेकर के पूरा भोपाल कवर करते हुए वापिस हम चौक आए। पूरा ये समय निकल गया, तकरीबन 15-20 दिन की है ऐतिहासिक पदयात्रा निकली। पूरा भोपाल जुड़ गया, एक ही नाम तरुण प्रज्ञा, बस दूसरा कोई बात ही नहीं। ऐसी जोड़ी चलती।
गजब की भीड़। चौके देखो तो ढेर, 2 महाराज जी, 15, 20, 25 चौके। यहां जहां से निकलो वहां से हे स्वामी नमोस्तु, जहां से निकलो हे स्वामी नमोस्तु, ऐसी स्थिति। यानी कि उस प्रवास ने चारों तरफ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जैन मुनियों की जय जयकार कर। 30 तारीख बिहार का दिन निश्चित हुआ भोपाल से, 30 जनवरी जुमेराती में बड़ी भारी सभा आयोजित की गई। सिर्फ खुला पंडाल था, ठंडी के दिन थे, इसलिए ऊपर पंडाल लगाने की कोई जरूरत नहीं। और उस दिन विदाई देने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल शायद कुरैशी जी थे, मोहम्मद कुरैशी, शायद, हो सकता है मैं भूल रहा हूं, वो राज्यपाल थे उस समय, और वो विदाई देने के लिए वहां पर आए। अरे बाप रे बाप, अद्भुत नजारा, पब्लिक का छोर दिखाई ना दे, इतनी पब्लिक। स्टेज पर हम दोनों, राज्यपाल वहां पर आना है, राज्यपाल के आने के कारण पूरा ऐसा सकते में कि राज्यपाल मतलब बहुत बड़ी चीज होता है, मंत्रियों का कुछ नहीं, राज्यपाल आने का मतलब होता है सारा प्रोटोकॉल होता है, एक एक चीज ध्यान में रखी जाती है, वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, और पूरा राज्यपाल आए। राज्यपाल जी मंच पर आकर के उपस्थित हुए, उनका स्पीच हुआ जैनिज्म पर, जैन धर्म पर। उन्होंने शानदार बोला, मुस्लिम होने के बावजूद भी बहुत अच्छा उन्होंने अपना भाषण दिया। इसके साथ साथ मेरा भी प्रवचन रहा, जो मेरी कविता है, छोड़ करके तुम्हें जा रहा आज मैं, गलतियों की क्षमा जा आ रहा आज मैं, एक गीत में हमेशा गाता था, बस फिक्स था वो प्रवचन करना, लास्ट में गीत गाना, सबको रुलाना, आगे बढ़ जाना, ए फिक्स। बस वो गीत तरुण सागर जी ने प्रवचन किया है, अपना ये हुआ। अब विदाई की बात आई, शाम को तकरीबन 4, साढ़े 4 बजे बिहार प्रारंभ। ओहो हो, जुमेराती से हमें जाना था भानपुर। कहाँ जाना था? 4 किलोमीटर की दूरी होगी, और 4 किलोमीटर की दूरी में ये समझ में नहीं आ रहा था कि और कौन सा है और छोर कौन सा है। लोग कहते थे कि वहां भानपुरा जुलूस पहुंच गया, लोग पहुंच गए, अभी लोग यहां पर जुमेराती में ही। इतनी पब्लिक आने की सोच भी नहीं सकती, इतनी पब्लिक। वहां पहुंचने के बाद सिर्फ 4 किलोमीटर का बिहार किया। वहां जाकर के प्रवास, ना लोगों के बैठने की जगह, ना बस लोग ही लोग चारों तरफ से घेरे खड़े। ऐसी शानदार ऐतिहासिक विदाई, मेरी ख्याल से दूसरी बार तरुण सागर जी आए होंगे तब भी ऐसी विदाई नहीं मिली होगी जैसी विदाई पहली बार हुई थी वह राज्यपाल के साथ। आगे हम बढ़े, भानपुर के बाद सुखी सिवनिया गए। सुखी सिवनिया में, क्योंकि उस समय ही उसका शुभारंभ हुआ था, कुछ साल पहले ही सेरथ के प्रवर्तक विद्याभूषण के नाम से ख्यात विख्यात सरस्वती सागर जी महाराज की प्रेरणा से वह स्थान वहां पर निर्मित हो रहा था, पर वो चले गए तो आधा अधूरा रह गया। तो उस समय भी ऐसा ही स्थिति उसकी थी। हम वहां पर पहुंचे, दर्शन वंदन किए, आहारचर्या वहां पर हुई। उसके बाद आगे बढ़ते हुए दीवानगंज गए, सलामतपुर गए, और हर जगह जहां समाज सलामतपुर है तो वहां पर भी, क्योंकि तरुण सागर जी आगे जिस नगर में जाते थे उससे पहले आगे की तैयारियां अपने आप हो जाती थी। और बस लोगों की एक इच्छा होती थी, हमारे गांव में आ रहे हैं तो कम से कम 1-2 प्रवचन तो तरुण सागर जी के चौराहे पर हो जाए। उस समय से ऐसा माहौल बन गया था, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, आगे आगे अपने आप लहर चलती थी और व्यवस्थाएं वैसी होती। सलामतपुर में हुआ, सांची पहुंचे तो सांची का तो बड़ा क्रेज था हम लोगों के दिमाग में। सांची के स्तूप, क्रेज था अलग, जबकि है कुछ भी नहीं, पर एक क्रेज था। तो स्तूप तो देखेंगे। वहां पर पहुंचे, वहां भी समाज है। 2-3 दिन सांची में रहना हुआ, रुकना हुआ। ऊपर जाकर के स्तूप पर गए, पूरा राउंड लगाया, देखा दाखा, नीचे लौट करके आए। है क्या स्तूप में? बना हुआ एक प्रकार से मकबरे की तरह ही होता है, ना अंदर जाने की बस कुछ भी नहीं होता है, पूरा पैक होता है। और कहते हैं हकीकत में उसमें बौद्ध सन्यासियों की, साधुओं की अस्थियां उसके अंदर रखी रहती हैं, इसी कारण से स्तूप बनाए जाते हैं। बस वो देखा,
क्योंकि मध्य प्रदेश की किताबों में पढ़ रखा था सांची की स्तूप, सांची की स्तूप, इस कारण से देखने की एक जिज्ञासा थी। कुछ भी नहीं, अभी हम इस बार भी गए लेकिन जरा भी इच्छा नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ऊपर थको जाओ परेशान हो, लेकिन देखने लायक कुछ भी नहीं होता। तो सांची की स्तूप देखे, लौट करके आ गए। अब यहां से विदिशा सिर्फ 10-11 किलोमीटर है, और विदिशा में सोनगढ़ का भी प्रभाव है, तेरापंथ का भी प्रभाव है। इसके साथ साथ पंडित सागरमल जी साहब जो परम मुनि भक्त हैं वो वहां पर रहते हैं। और जब पता चला कि महाराज श्री आ रहे हैं तो पंडित जी लगातार निवेदन करने भोपाल से आ ही रहे थे, परंतु सांची के बाद से तो पूरी तैयारियां विदिशा में है और हम लोग विदिशा पहुंचे। स्टेशन रोड के मंदिर में एक प्रवास हुआ और वहां भी धुआंधार ऐतिहासिक विदिशा के लिए अविस्मरणीय ऐसे सभाएं वहां पर आयोजित हुई। वहां भी सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए, या यूं कहें कि रिकॉर्ड बन गए, क्योंकि पहले रिकॉर्ड थे ही नहीं तो टूटेंगे क्या। ये तो रिकॉर्ड बन गए। खूब प्रभाव, अनेकी सब कुछ समझ के बाहर है कि हो क्या रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अद्वितीय हो रहा है। अब हमें बढ़ते हुए यहां से घोची जाना है, क्योंकि पहला प्रवास अरुण सागर जी के गांव, वहां पर जाकर के छोटा सा वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में मंदिर बना है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना। तो यहां से ज्यादा समय ना लगाते हुए हम लोग सागर पहुंचे, ग्यारसपुर आदि होकर के सागर गए, और सागर से होते हुए जब गुहची जा रहे थे, अब वहां पर ओहो रास्ता, यानी कि पाटन से, रहली पाटन से, पटना से, पाटन से हम आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 15 किलोमीटर होगा। 15 किलोमीटर का रास्ता पूरा गिट्टियां बिछी हुई है, जो पैरों को लहूलुहान कर दे ऐसी दशा है। कहीं पर जरा सी पगडंडी भी नहीं है कि उसमें चल करके निकल जाए। अब क्या करें? इतना दुरूह, इतना कठिन रास्ता जिस पर एक एक कदम चलना मुश्किल है, लेकिन ना जाने कहां से शक्ति आई, ना जाने कहां से दोनों में ऐसी ताकत आई, ऐसे गिट्टियों से पटे हुए ककरीले पथरीले रास्तों पर जो गिट्टियां सिर्फ बिछाई गई थी सड़क बनाने के लिए, अभी उस पर रोलर भी नहीं चला था। अरे हम चल करके ही रोलर का काम कर रहे थे, ऐसा कह दो तो भी चलेगा, हम ही पहली बार चल रहे थे। उस रास्ते पर हम लोग ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले जैसे वो पत्थर नहीं फूल बिछे हो, और बड़े इत्मीनान से। हमें आज भी मुझे आश्चर्य लगता है, हम दोनों बात भी करते थे कि महाराज श्री इतना खतरनाक रास्ता अपन ने इतने आहिस्ते आहिस्ते कैसे पार कर, अभी भी समझ नहीं आता। अन्यथा थोड़ा ही रास्ता खराब होता है ना, पैर मना कर देते हैं कि नहीं, परंतु उस रास्ते को हमने बड़े आनंद से भर के तय किया और झालौन होकर के घोची पहुंचे। ओहो, छोटा सा गांव, क्या छोटी सी समाज, लेकिन गजब के लोग, क्या गजब के, इतनी भक्ति। आप लोग तो आए थे दादा साहब, हाँ, ऐसे अद्भुत लोग। अब जहां कार्यक्रम स्थल था उसके पीछे ही एक खेत था। खेत क्या था, नदी जैसी बहती थी, आम के पेड़ लगे थे, और मेरे को नेचर बहुत पसंद है, प्राकृतिक स्थान।
वो टेंट वाला टेंट लगा रहा, मैंने कहा एक काम करेगा क्या यार? बोले बोलो गुरुदेव क्या करना है? मैंने कहा यहाँ एक छोलदारी लगा दे। क्या लगा दे? छोलदारी लगा दे। कहाँ गांव में रहेंगे अपन, तो इसमें आराम से यहीं रुकेंगे। और उसने टेंट वाले ने, क्योंकि वो अपने लिए लगा ही रहे थे कि उनको काम करना रहता तो अपनी छोलदारी लगाते, मैंने कहा यहाँ लगा दे। उसने छोलदारी लगा दी। ऐसा आनंद रहा, यहाँ आहार करते और जाकर के वहीं सामायिक नदी किनारे आराम से दिन भर वहीं रहना। पंडाल वहीं पास में था, वहीं महाराज तरुण सागर जी को बहुत अच्छा लगा। यार क्या सागर ये तुम्हारा स्थान बढ़िया है, क्यों? वो भी कभी कभी अपन चलो वहीं चलते। तो हम लोग वहां पर रहे, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, बहुत ही ऐतिहासिक रूप में, छोटे से गांव में हजारों लोगों की उपस्थिति में। उस समय मुकुल वासनिक करके वहां का आसपास का ही मंत्री था, मुकुल वासनिक ही नाम है मेरे ख्याल से, जितने मुझे याद है, मैं थोड़ा थोड़ा से बोल रहा हूँ। तो वो समय था जब कांग्रेस की सरकार थी और सारे मंत्री उन्हीं के थे, लेकिन सब लोग जुड़े थे। सुनील जैन दिल्ली से भी एक विधायक था अपना, सुधा जी जैन मेरे ख्याल से सागर से विधायक थी अपनी। ये सब लोग लगातार लगे हुए। तो मुकुल वासनिक ने गोची की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। गुरुदेव आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो उस समय गोची में सड़क बनना, बिजली के पोल लगना, लाइटिंग हो जाना। पहली बार गांव में लाइट आई तरुण सागर जी के कारण, पहली बार सड़क बनी तरुण सागर जी के कारण। जो कुछ हुआ सब कुछ पहली बार, लोग देखते रह गए। और वहां पर ऐतिहासिक छोटे से गांव में वेदी प्रतिष्ठा हुई। अभी हमारे संघ में एक ब्रह्मचारी है सिर्फ, धर्मेंद्र भैया सोनकच्छ वाले, और वहां पहुंचे तो धर्मचंद जी के सुपुत्र विनोद के भाव संघ में रहने के हो गए। और तरुण सागर जी के गांव का था, तरुण सागर जी वहां कर गए थे। तो गांव वालों लोग बाप रे, तो विनोद को उन्होंने छोड़ दिया, विनोद भी हमारे संघ में आ गया। तो अब 2 ब्रह्मचारी हो गए। कितने ब्रह्मचारी हो गए? धर्मेंद्र भैया और विनोद। अब वहां से वापिस विहार करते हुए हम लोग सागर आए। कहाँ आए? सागर। अब सागर में आने के बाद पहले जाते समय वो रुकना नहीं हुआ था, क्योंकि गोची जाना जरूर, क्योंकि हमको मालूम था अब यहाँ रुकना है। सागर में आने के बाद अब सागर में तरुण सागर, प्रज्ञा सागर क्या करते हैं ये चर्चा कल करेंगे। उसके बाद फिर कहाँ आगे चलेंगे वो बात हम आगे बढ़ाएंगे। बस अभी सागर में तरुण प्रज्ञा सागर। ओम नमः।